ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है क्या कि जैसे अभी तक हमने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा पीछे, वो हम पढ़ रहे थे प्लेन सरफेस कि मेरे पास एक कैसा सरफेस है, प्लेन, इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, नॉर्मल डला और रिफ्रैक्शन हो गया। रेयर से डेंसर आ रही तो टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जा रही तो अवे द नॉर्मल। उसमें भी डेंसर से रेयर वाले केस में दो केस और पढ़ लिए, ग्रेजिंग इमरजेंसी और टीआई। लेकिन अगर ये सरफेस प्लेन ना हो, कर्व्ड हो, कर्व्ड यानी स्फेरिकल, ठीक है, अब दो तरीके से कर्व हो सकता है, तो वही दो कंडीशन हम पढ़ने वाले। तो कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होता है जिसके अंदर का मीडियम डेंसर हो, यानी जब उसका जो कर्व है उस कर्व का गोला पूरा करा जाए तो उस गोले के अंदर जो आ रहा है मीडियम वो डेंसर मीडियम होना चाहिए। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज अ सरफेस हुज इंटरनल सरफेस इज टुवर्ड डेंसर मीडियम। एक ऐसा सरफेस जिसका इंटरनल सरफेस किधर है, डेंसर मीडियम की तरफ है, और बाहर क्या है, रेयर मीडियम। ठीक, एक्सटर्नल सरफेस इज टुवर्ड रेयर। तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। से एक बेसिक सा एग्जांपल अगर मैं तुम्हें याद रखने के लिए बताऊं तो तुम कह सकते हो वाटर ड्रॉप इन एयर। पानी में जो हवा की हवा में जो पानी की बूंद है, बाहर एयर हो और वहां क्या है, वाटर की ड्रॉप, अंदर वाटर, तो अंदर कैसा सरफेस हो गया, डेंसर, बाहर कैसा हो गया, रेयर। तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरा टाइप है कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसका अंदर का मीडियम, अंदर का मीडियम क्या हो, रेयर, और बाहर डेंसर। एक कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जिसका अंदर का मीडियम रेयर है और बाहर का मीडियम डेंसर है, तो क्या होगा, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस हुज इंटरनल सरफेस इज टुवर्ड रेयर मीडियम। एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस का पार्ट जिसका अंदर का सरफेस क्या होगा, रेयर, और बाहर का डेंसर। कोई प्रॉब्लम की बात, अंदर रेयर मीडियम है, बाहर डेंसर मीडियम, तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूं, एयर बबल इन वाटर, पानी में जो हवा का बुलबुला है, ठीक है, वाटर के अंदर एयर बबल, तो अंदर तो रेयर हो गया, बाहर डेंसर, तो क्या बन गया, कॉनकेव। ये तुम कुछ ऐसा समझो जैसे तुमने मिरर पढ़ लिया, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तुम आगे आने वाले टाइम में लेंस पढ़ोगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव। लेंस और मिरर के बीच में हम इसे पढ़ रहे हैं, जबकि 10th क्लास में हमने नहीं पढ़ा था। क्योंकि लेंस अगर तुम समझने लगोगे, जब मैं लेंस समझाऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि लेंस हकीकत में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बनता है, या प्लेन भी हो सकता है, और टाइप पढ़ लेंगे हम। तो इसे ही कॉन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा है, तो ये कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स, ये भी क्या सरफेस है, कॉन्वेक्स। तो दो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने मिलकर क्या बना लिया, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्योंकि अंदर डेंसर है। अगर इस सरफेस को देखें बस, और इसका गोला कंप्लीट करें, तो अंदर की तरफ जहां गोला कंप्लीट होगा, जहां सर्कल कंप्लीट होगा, अंदर की तरफ क्या आ रहा है, डेंसर। अंदर डेंसर आया तो क्या है, कॉन्वेक्स। जब इधर वाला सर्कल कंप्लीट करोगे तब भी अंदर जो सरफेस आया वो डेंसर है। कोई दिक्कत इसमें, देख लो अगर कोई दिक्कत हो तो। अंदर क्या आ गया, डेंसर मीडियम, बाहर क्या आ गया, रेयर मीडियम। कॉनकेव लेंस तुमने देखा होगा, ऐसे कॉनकेव लेंस बनता है। अगर इसका सर्कल कंप्लीट करें तो अंदर तो ग्लास है और गोले के अंदर क्या है, एयर, अंदर ग्लास इधर एयर, तो ये क्या बन गया, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कि भाई अगर सर्कल कंप्लीट करते हैं तो इधर की तरफ रेयर है, सर्कल के बाहर, गोले के बाहर की तरफ डेंसर है, इधर कंप्लीट करें तो अंदर रेयर और बाहर डेंसर। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि अगर सरफेस के अंदर का मीडियम डेंसर, बाहर का मीडियम रेयर, तो वो कैसा सरफेस, कॉन्वेक्स। और अगर अंदर रेयर बाहर डेंसर तो कॉनकेव। अब इसमें मुझे टोटल 6 डेरिवेशन पढ़ने, 4 कॉन्वेक्स के और 2 कॉनकेव के। ठीक है, ये पेपर में बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में क्या पूछे जा चुके हैं। ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आएगा, रेयर मीडियम, और जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल। पहला केस कॉन्वेक्स। तो मुझे ऑब्जेक्ट रेयर में रखना है, हम एक कंडीशन लेके चलेंगे अपनी तरफ से, ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं है, लेकिन
एक यूनिफॉर्मिटी सी आ जाती है कि ऑब्जेक्ट को मैं कोशिश करता हूं हमेशा लेफ्ट में रखूं। जितने अब तक हमने मिरर के या लेंस के डायग्राम डेरिवेशन पढ़े हैं 10th क्लास में भी जितने पढ़े, सब में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता था। तो लेफ्ट में रखोगे तो कंफ्यूजन तुम्हें कम आएगा खुद ही। तो लेफ्ट में हम ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहां आना चाहिए, रेयर में। तो इधर रेयर लूं उधर डेंसर लूं, तो कर्व कैसा बनाऊं, यूं या यूं? अगर ऐसा बना दिया, इधर डेंसर है इधर रेयर है, तो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। यही तो चाहिए। सोचो गलती से ऐसा बना दिया, इधर रेयर है इधर डेंसर, तो ये तो कॉनकेव बन गया। मुझे तो कॉन्वेक्स चाहिए। बताओ कोई दिक्कत लग रही हो तो? अंदर की तरफ अगर डेंसर मीडियम आता है तो कौन सा सरफेस होता है, अंदर की तरफ अगर डेंसर आता है तो कॉन्वेक्स। तो मुझे अंदर की तरफ डेंसर बनाना और ऑब्जेक्ट रखना है रेयर में, और ऑब्जेक्ट की कंडीशन में अपने ऊपर दबाव ले रहा हूं। ऐसा कोई कंपलसरी मुझे नहीं दिया डेरिवेशन में, पर मुझे लेना है कि ऑब्जेक्ट में लेफ्ट में रखूंगा, तो यानी लेफ्ट में मेरे ऊपर कंडीशन है रेयर लेना है। तो कर्व ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर कर्व ऐसे कर दिया तो ये कॉनकेव बन जाएगा। अगर तुम ऐसा डायग्राम बनाते हो और तुम चाह रहे हो जी कॉन्वेक्स ही होना चाहिए, तो तुम्हें क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी, डेंसर इधर रेयर इधर। फिर तुम्हें दी हुई डेरिवेशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, रेयर। फिर तुम्हारे लिए डेरिवेशन करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। फिर तुम बदलोगे, किसी में इधर रखोगे किसी में उधर रखोगे, हम सब में एक तरफ रख के करेंगे, ठीक है। तो हम एक बना लेते हैं अब सही से थोड़ा सा डायग्राम। मेन अगर तुम डायग्राम वगैरह बनाना सीख गए तो काफी सारा काम तो उसी में आसान हो जाएगा। ये हमारे पास एक सरफेस हमने बना लिया, जिसमें इधर मैं लेने वाला हूं डेंसर मीडियम और इधर लेने वाला हूं रेयर में। और इसके अंदर हमने यहां बना दी एक ऐसे लाइन सी बना दे, इसकी वजह से कोई खास जरूरत भी नहीं है, अगर ना भी बनाओ तो काम चल जाएगा। तो थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि भाई ये पूरा मीडियम डेंसर, बाहर सारे में हवा है। यानी मान लो गिलास का ही ले रहे हैं हम, तो ये सारा कांच, लिक्विड का ले रहे हैं तो ये सारा फिर लिक्विड है। तो गोला जिधर पूरा हो रहा है उधर अंदर की तरफ क्या आ रहा है, डेंसर। तो ये सरफेस बन गया हमारा कॉन्वेक्स। अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लें। सीधी बन गई है, सीधी नहीं है, अब सीधी। तो हमने बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस बताना अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो। अभी तक तो बिल्कुल सिंपल हुआ, एक सरफेस बनाया, इधर डेंसर लिया और प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। जहां प्रिंसिपल एक्सिस सरफेस को काट रही है उसे क्या बोल देंगे, पोल। वही सब चीजें हैं, कुछ बदल तो रही नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे हम कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इस डेरिवेशन को करने के लिए ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, क्योंकि हम हाइट वाइट नहीं लेना चाह रहे। मैं इस डेरिवेशन में करना क्या चाह रहा हूं, मुझे दिया होगा कि जी एक रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है यू वी आर N1 N2, इन 5 में रिलेशन निकालो। ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लिख के साफ साफ ऑब्जेक्ट वगैरह ऐसे रखा रखा, और U V R N1 N2 इन 5 चीजों में क्या निकालो, रिलेशन। वही रिलेशन हम यहाँ प्रूफ करने वाले। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहां से लाइट जाएगी, वो लाइट किसी पॉइंट पे स्ट्राइक कर गई सरफेस पे। इधर हमने बनाया नॉर्मल। अब नॉर्मल कैसे बनाते हैं, क्या कंडीशन बताई थी, नॉर्मल बनाने की कोई कंडीशन समझा रखी है मैंने पहले। नॉर्मल बताया था किसी कर्व सरफेस में कि हमेशा रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो नॉर्मल ऐसे कहां परपेंडिकुलर बनाऊं, यू बनाऊं यू बनाऊं, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, ले जाके सेंटर से जोड़ दो, पक्का वो लाइन नॉर्मल बनेगी इस पॉइंट। R = 2F प्रूफ करते वक्त ये बात समझाई थी मैंने कि नॉर्मल ड्रॉ करनी है तो क्या करो,
जिस पॉइंट से बना रहे हो उस पॉइंट से लेके और उस पॉइंट से लेके और यहां तक जोड़ दो सेंटर तक, तो ये जो बनेगा ये नॉर्मल बनेगा। तो ये सेंटर था, ये हमारा बन गया नॉर्मल। अब ये लाइट का हो गया ओरिजिनल पाथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सेंटर है, लाइट रेयर से डेंसर जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होनी चाहिए। अब नॉर्मल ये है और लाइट का ओरिजिनल पाथ ही है, यानी इस लाइट को इधर मुड़ना। अब वो मेरे हाथ में है, मैं जैसे लाइट बना देता हूं एक बार, अभी डायग्राम बनाते वक्त ये चीज मेरे हाथ में है कि मैं इसे ऐसे थोड़ा बेंड करूं या मैं इसे ज्यादा, मुड़नी नॉर्मल की तरफ है, इससे इधर आनी। अब इधर कितनी आनी, ये चीज तो हमारे हाथ में है, मैं इसे ज्यादा इधर लाऊं या कम इधर लाऊं, बताओ कोई दिक्कत आएगी? ऐसा तो कुछ दबाव दे ही नहीं रखा, हालांकि वो चीज इन पे डिपेंड करेगी N1 N2 पे, ऑब्जेक्ट कहां रखा है इन सब चीजों पे डिपेंड। लेकिन अब डेरिवेशन करते वक्त मेरे पे ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, हमारे हाथ में सब चीज हमने अपने हिसाब से लेट करी है, तो ये चीज हम कर सकते हैं। कहां ले, क्या कह रखा है, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, रियल इमेज बनानी है। तुम ये चीज समझो, मिरर जो था ना, मिरर मिरर पे हो रही थी पॉलिश, यानी सच्चाई ये है कि मिरर एक क्या बन गया, ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पार नहीं जा सकती। तो मिरर पे से टकरा के लाइट पक्का उल्टी आनी है, यानी जो कुछ भी काम बाहर हो रहा है वो रियल, मिरर से लेफ्ट में जो भी हो रहा है। और पीछे क्या है, वर्चुअल, क्योंकि पीछे हकीकत में कोई लाइट गई नहीं, मिरर के पीछे देख लो कुछ नहीं गया, लेकिन उसके बाद भी हम लाइट बढ़ाते हैं, वो कैसा होता है, वर्चुअल। लेकिन इस पे पॉलिश नहीं हो रही कहीं, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट डालोगे तो लाइट जानी चाहिए पार, तो पार जो जा रही है वो रियल है। और अगर मैंने पीछे बढ़ाई है तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि पीछे आएगी नहीं, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट पार ही जाएगी। क्लियर है? तो लेंस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रियल इधर बनता है और वर्चुअल इधर बनता है। मिरर में उल्टा था, मिरर में क्या था, लेफ्ट साइड बनेगा वो रियल होगा, राइट साइड बनेगा वो वर्चुअल होगा। लेंस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस में काम उल्टा है, क्योंकि लेंस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो इनके तो लाइट पार जानी चाहिए ना, तो पार जो जा रही है वो रियल चीज है, और अगर पीछे बढ़ाना पड़ रहा है तो वो वर्चुअल। तो अगर मैं ऐसा डायग्राम बना के छोड़ दूं तो क्या ये कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को काटने की नहीं। तो जब इसे पीछे बढ़ाओगे तो जहां कटेगा वहां इमेज बनेगी। तो इस वक्त इमेज अगर मैं ऐसे छोड़ देता तो इमेज कैसी बनती, वर्चुअल। लेकिन मैंने जो हेडिंग ली है उसमें क्या लिखा है, तो जब तुम वर्चुअल वाला घर से तुम्हें ट्राई करना है, वर्चुअल वाला ट्राई करोगे तो डायग्राम ऐसा बना लेना, पीछे बढ़ा देना, यहाँ इमेज बना देना। अभी मैं क्या करके दिखा रहा हूं तुम्हें, रियल वाला, होंगे सारे सेम से ही, अगर एक ढंग में समझ लिया तो बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। तो हमें रियल वाले के लिए लाइट को इधर बेंड कर दिया, ताकि मेरी जो इमेज यहां बने, जहां रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को काट रही है, वो कैसी बने, रियल बने। है कोई दिक्कत की बात? क्यों अवकेश, नहीं है कोई दिक्कत? अब क्या करना है, ये अल्फा एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, मतलब इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का, लेट कर लेता हूं मैं अपनी तरफ से कि अल्फा है। रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में मान लेता हूं कि ये बीटा है, और नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में मान लेता हूं ये गामा। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल में जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल में जो बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई परेशानी? अब मैंने सारे एंगल लेट कर लिए, अब जब तुम पेपर में डेरिवेशन करके आओगे तो तुम ये लेट लिखोगे भी, लेट ओ बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल की स्पेलिंग ठीक कर लेना, यहां प्रिंसिपल PAL वाला बनता है। ठीक है, तो ए बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, किसी कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस S डैश, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम हमने रख दिया S डैश। ठीक है, इन रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ले लिया, डेंसर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले ली U, कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट रखा है रेयर मीडियम में कितनी दूरी पे रखा है,
और इस रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। और क्या लेट करा, I be the image form at a distance v from the pole p in denser medium। पोल p से जो I इमेज बनी है वो v दूरी पे है और वो भी कहां बनी है, डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2। am be the normal drawn on principal axis। फिर से यहां प्रिंसिपल की स्पेलिंग ठीक करनी पड़ेगी, यह है प्रिंसिपल PAL, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो am जो है वो नॉर्मल है, am नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट A है और यहां से जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे वो बनेगा नॉर्मल, ये ठीक है। m हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट, I be the angle of incidence and angle of refraction is small r। एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल r है। अल्फा बीटा गामा एंगल्स हैं जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल कहां बना रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। कोई दिक्कत की बात हो तो बताओ। u हो गया, v हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, रेडियस हो गई। पोल से सेंटर तक की दूरी क्या हो गई, रेडियस। ये हो गई इमेज डिस्टेंस v, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ये एंगल हो गए, I और R इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये सब हमने लेट करके बता दिया भाई, ऐसे ऐसे हमने करा है, जरूरी है और ये लेट करना पेपर में जरूरी है चेक करने वाले को, क्योंकि ये बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो मैंने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दी। मुझे कहीं किसी बुक में लिखा हुआ मिलता कि ये एंगल एक्स वाई जेड मान लो, मुझे अच्छे नहीं लगे, मैंने अल्फा बीटा गामा कर दिया। तो जो चेक करने वाला इंसान है, पता नहीं इसने कौन सी बुक पढ़ी हो, किसी बुक में कुछ सिंबल है, किसी बुक में कुछ सिंबल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहीं एन है, कहीं म्यू है। तो जो भी चीज तुमने सिंबल यूज करी, अगर सामने वाले आदमी को नहीं भी पता तो तुम लिख दोगे तो उसे पता चल जाएगी। अब रिलेशन फाइंड करना है, तो I और R का यूज करके हम, क्योंकि मुझे पहले n1 n2 चाहिए रिलेशन, n1 n2 कहां से बनेंगे, स्नेल्स लॉ से। मैं क्या करूं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दूं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन I अपॉन किसके इक्वल, n2 अपॉन, क्योंकि ये I और R स्मॉल एंगल है, I और R कैसे एंगल है, छोटे एंगल। तो I अपॉन R किसके इक्वल होगा, n2 अपॉन n1। इधर मल्टीप्लाई करो, n1I इक्वल टू n2R। कोई दिक्कत की बात, n1I इज इक्वल्स टू n2R। अब क्या करना है, मैं यहां पे रिलेशन फाइंड कर लूं I और R की वैल्यू मतलब, और यहां लाके पुट कर दूं, क्योंकि मुझे रिलेशन बनाना था n1 n2 u v कैपिटल R इन 5 में, मुझे I और R नहीं चाहिए। तो I और R क्या कर दें हम, हटा दें। कैसे हटाएंगे, I की और R की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से, ट्राइंगल AOC, ये AOC ट्राइंगल में I एंगल कैसा एंगल है, AOC ट्राइंगल में जो I एंगल बन रहा है ये कैसा एंगल है, कोई बच्चा तो होगा जो 9th में मैथ पढ़ा हो, एक्सटीरियर एंगल, बहुत बढ़िया। AOC ट्राइंगल में ये I एंगल जो बाहर बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल, और ये एंगल अल्फा और गामा के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि जो बाहर एंगल बनेगा, कोई ट्राइंगल अगर ऐसे फॉर्म हो रहा है तो जो बाहर अगर एक साइड बढ़ा के जो एंगल बना, ये सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के इक्वल। तो ये जो अल्फा एंगल है, ये सॉरी I जो एंगल है वो अल्फा और गामा के सम के इक्वल होगा। तो मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल AOC अल्फा इक्वल टू I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ब्रैकेट में लिख दो, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से I की वैल्यू अल्फा और गामा के इक्वल होगी। अभी मैं क्या करूं, क्योंकि अल्फा और गामा कैसे एंगल है, स्मॉल, यहां हम सारे एंगलों को स्मॉल लेके चल रहे हैं, और स्मॉल होने का कारण सिर्फ इतना सा है, कर्व जितना बड़ा मैंने बना दिया, इतना बड़ा कर्व हम नहीं लेके चलेंगे प्रैक्टिकल लेवल। वो कर्व इतना कम होगा कि हो सकता है विजिबल हमें नॉर्मली जांच भी ना पड़े, बिना टच करे या बिना ध्यान से देखे। तुम कहो ये तो सीधा सा ही लग रहा है, बहुत मामूली सा कर्व। तो कर्व मामूली होती है, सारे एंगल अपने आप छोटे पड़ जाते हैं। तो अब ऐसा डायग्राम यहां बनाऊंगा तो मैं कुछ समझ में भी नहीं आने का, अगर इतने कम कम एंगल बना दिए, छोटे छोटे से सारे एंगल बना दिए तो, ठीक है। लेकिन लिख देते हैं कि स्मॉल एंगल है, इसलिए हम
क्या कर रहे हैं, अल्फा लिख देना लाइन, अल्फा को tan अल्फा और गामा को tan गामा ले रहे हैं। tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चे पूछ रहे tan ही क्यों लिया, क्योंकि देखो मुझे हाइपोटेनस का कुछ काम है, हाइपोटेनस का हमें कोई काम नहीं, जो हमें प्रूफ चाहिए वो यू वी आर में चाहिए, जो कि बेस पे मिलेगा सबसे पहली चीज, यानी बेस तो मुझे लाना ही लाना था। दूसरी बात, इन सभी ट्राइंगलों में, ये वाला ट्राइंगल है एओएम, एओ, एसीओएम, एसी, एआईएम, जितने भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन रहे हैं उनमें हाइप वही परपेंडिकुलर जो है एएम वो कॉमन है। तो मैं परपेंडिकुलर लूंगा तो या तो कॉमन लेके कट जाएगी या कुछ फायदा जरूर हो जाए, तो मैं इसलिए 10 लगा रहा हूं कि परपेंडिकुलर और बेस बन जाए। परपेंडिकुलर को मैं जैसे जैसे हटा लूंगा बाद में, और बेस बेस मुझे चाहिए रिलेशन। तो क्या करते हैं, tan अल्फा लगा दिया am अपॉन ओएम, am अपॉन ओएम, और tan गामा am अपॉन cm या mc लिख दो, am अपॉन mc। ये वैल्यू आ गई आई की। किसी को डाउट? ऐसे ही देखो आर कैसे निकाला जाए, तो इस ट्राइंगल ACI को ध्यान से देखो, अगर ACI तो ये गामा कैसा एंगल है, एक्सटीरियर, गामा इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा किसके बराबर होना चाहिए, आर प्लस बीटा के। इन ट्राइंगल ACI गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। अब अगर मैं यहां से आर निकालने लग जाऊं तो गामा माइनस बीटा, और गामा को क्या लिख दूंगा, गामा को लिख दूंगा tan गामा, और बीटा को tan बीटा। अभी tan गामा क्या है, अभी निकाला हम ये वाला am अपॉन माइनस tan बीटा, और निकाल लो कैसे निकलेगा भाई tan बीटा, am अपॉन mi। tan बीटा इस ट्राइंगल में कैसे निकलेगा, am अपॉन mi। ठीक है, ये आ गई मेरे पास r की वैल्यू। अब देखो क्या करना है, आई भी आ गया आर भी आ गया, ये इक्वेशन सेकंड बना देता हूं, ये थर्ड, और वो बना दी थी फर्स्ट। आई और आर को यहां पुट कर लो, यानी सेकंड और थर्ड इक्वेशन से वैल्यू उठा के कहां रख दो, फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, n1 इंटू आई, क्या है आई, an अपॉन am अपॉन om प्लस am अपॉन mc इक्वल टू n2, और r क्या है, am अपॉन mc माइनस am अपॉन mi। am ले लो कॉमन, n1 इंटू am 1 अपॉन om प्लस 1 अपॉन mc इक्वल टू am 1 अपॉन mc माइनस 1 अपॉन mi। am से am गया कट, ठीक है, n1 1 अपॉन om, 1 अपॉन om, क्या om को हम पोल के रेस्पेक्ट में तोड़ ले, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंसेस मुझे निकालनी है यू वी आर, वो सब किससे निकलेंगी, पोल से निकलेंगी। तो कैसे करेंगे, om को लिखेंगे ओपी प्लस, एक बार देख ले, ओपी प्लस पीएम, बिल्कुल, या पीओ प्लस पीएम कर दो, पोल से लिखो तो ज्यादा अच्छा रहता है, पी पहले लिखो तो, प्लस 1 अपॉन एमसी, एमसी को क्या लिखेंगे, पीसी माइनस पीएम, एमसी को क्या लिखेंगे, पीसी माइनस पीएम, n2 1 अपॉन एमसी, इसे भी क्या लिखूंगा, पीसी माइनस पीएम, एमआई, एमआई को क्या लिखूं, पीआई माइनस पीएम, पीआई माइनस पीएम, क्योंकि पीएम बहुत छोटी डिस्टेंस है, पीएम क्योंकि बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो सो पीएम कैन बी नेग्लेक्टेड, पीएम को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब अगर पीएम यहां से नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या बनेगा, n1 1 अपॉन पीओ प्लस
1/PC इक्वल टू N2 1/PC माइनस 1/PI। ठीक है, अभी PO को क्या लिखूं, साइन कन्वेंशन लगा दूं, अप्लाई साइन कन्वेंशन। क्या होगा साइन कन्वेंशन, PO क्या है U, PO है माइनस का U, PC क्या है, PC है माइनस का R प्लस का R, होल से उधर प्लस ले लेंगे, बढ़िया। और क्या बचा हमारे पास, PI, PI को क्या लिखें, प्लस का V, और ये सारी वैल्यू उठा के क्या कर दें, इस रिलेशन में पुट कर दें। तो ये बन जाएगा N1 1/-U प्लस 1/R इक्वल टू N2 1/R माइनस 1/V, और ये कर दूं मैं मल्टीप्लाई अंदर, माइनस N1/U प्लस N1/R N2/R माइनस N2/V, ये V इधर ले आओ और R उधर भेज दो, ये वाला N2/V माइनस N1/U 1/R N2 माइनस N1। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, चाहे मैं इसे ऐसे लिख देता N2 माइनस N1/R। ये रिलेशन वो रिलेशन है जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, N2 N1 U V और R, और यही रिलेशन किसी भी डेरिवेशन का आएगा, चाहे तुम कॉन्वेक्स का करो, चाहे कॉनकेव का करो, चाहे वर्चुअल इमेज बनाओ, चाहे रियल इमेज बनाओ, रिलेशन यही आएगा। ये सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक सिंगल फॉर्मूला, जैसे लेंस फॉर्मूला सारे लेंस का हो गया, मिरर फॉर्मूला सारे मिरर का हो गया, ये फॉर्मूला सभी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का है। बस एक सिचुएशन है, इसके साथ एक स्पेशल केस है कि अगर, और वो भी स्पेशल केस सिर्फ इसलिए है कि मेरी एक कंडीशन और थी जो मैंने तुम्हें चैप्टर के शुरू में बताई, कि मैं N1 रेयर को लूंगा और N2 डेंसर। ये बात मैं फिक्स कर लेता हूं क्योंकि मैंने देखा बच्चे कंफ्यूज होते हैं N1 N2 को लेकर इन फॉर्मूला। तो N1 और N2 में ये फिक्स कर रहा हूं कि भाई N1 हमेशा रेयर होगा, स्पेशल केस से पहले ये बात मैं बता रहा हूं, N1 हमेशा रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और N2 हमेशा डेंसर का। तो कंडीशन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा होगा, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा होगा तो बस एक कंडीशन आ जाएगी, ये N1 N2 चेंज हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट अगर कहां रखा है, डेंसर मीडियम, तो ये N1 N2 क्या हो जाएंगे, चेंज। ये बनेगा N1/V माइनस N2/U इक्वल टू N1 माइनस N2/R। ये हुआ, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ये रिलेशन इस डेरिवेशन का है जो हुआ, ये मैं स्पेशल केस अलग से लिखवा रहा हूं, ये इसका नहीं है, ये तब आएगा जब तुम ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखोगे। तो टोटल 4 डेरिवेशन है, देख सॉरी टोटल 6 डेरिवेशन, 2 कॉनकेव के और 4 कॉन्वेक्स के। कॉन्वेक्स का हमने एक कर लिया, क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट को रेयर में रखा और इमेज बनाई रियल। एक डेरिवेशन आएगा, ऑब्जेक्ट को रेयर में रखो और इमेज बनाओ वर्चुअल, ठीक, सेम आंसर आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी रेयर में। तीसरा डेरिवेशन, ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखो, इमेज बनाओ रियल, तो N1 N2 बदलने वाला आंसर आएगा। चौथा केस, ऑब्जेक्ट को रखो डेंसर में और इमेज बनाओ वर्चुअल। तो 4 डेरिवेशन तो ये हो गए। फिर दूसरे को उसके देखेंगे, कॉन्वेक्स की, कॉनकेव की। कॉनकेव वाले में देखो जरा एक बार अगर नजर मारो तो, ये कॉनकेव के हो गए। कॉनकेव हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, रियल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव के वो 2 रियल वाले केस हट गए बस। एक बार ऑब्जेक्ट को रेयर में रखो वर्चुअल बनाओ, एक बार डेंसर में रखो तब वर्चुअल बनाओ, बनेगी वर्चुअल। तो इसमें इसलिए 2 केस कम है, नहीं तो 8 होते, ठीक है। पेपर में कोई सा भी डेरिवेशन कह सकता है कि भाई यहीं रख के बनाओ, रेयर में या डेंसर में, या वर्चुअल या रियल बना के बनाओ, या कॉन्वेक्स या कॉनकेव से बनाओ। तो इसलिए मैं कहूंगा सारे प्रैक्टिस कर लो,
ऐसा भी पेपर में आया हुआ है कि कोई कंडीशन दी नहीं, बस फॉर्मूला प्रूफ करो। वहां तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो सा अच्छा लगता होगा तुम वो कर देना। सारे डेरिवेशन होंगे लगभग सेम। पहले इसको देखो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझा देता हूँ और तुम खुद कर लोगे आराम से। एक बार इसे देख लो, इसमें कोई मिस्टेक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी लग रही है तो पूछ लो। देखो जरा, ये वाला करवाना है क्या? ये तो बता दिया था शायद कल। सेकंड काइंड देखो, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म इज रियल। तो मुझे ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखना और सरफेस बनाना अब भी कैसा? कॉन्वेक्स। तो ऑब्जेक्ट डेंसर में रखना है, इसका मतलब लेफ्ट में डेंसर लूं और इधर रेयर। ऑब्जेक्ट तो मुझे लेफ्ट में रखना ना, ऑब्जेक्ट डेंसर में रखना है। और सरफेस कैसा चाहिएगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की डेफिनेशन है अंदर की तरफ डेंसर आना चाहिए, तो यानी कि कर्व ऐसे बनाऊं ताकि जो इसका गोला बने अंदर की तरफ क्या आ जाए? डेंसर। तो ये सरफेस कैसा हो गया? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की डेफिनेशन यही तो है कि सर्कल जहां पूरा करोगे उस सर्कल के अंदर क्या आएगा? डेंसर मीडियम। कल डेंसर इधर ले रहे थे तो फिर गोला इधर बनता, फिर डेंसर इधर लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इधर रखना पड़ेगा, सारा डायग्राम गलत हो जाएगा, साइन कन्वेंशन गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही रखो। ऑब्जेक्ट यहां रखो डेंसर मीडियम में। लाइट जाएगी, लाइट का ये ओरिजिनल पाथ हो गया। अब इसका कहीं सेंटर होगा, वो भी इधर ही होगा। सेंटर से जब जोड़ोगे तो क्या बनेगी? नॉर्मल। क्या बताओ, सेंटर इधर हो तो ऐसे जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब इमेज कंडीशन है, लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, कहां जानी चाहिए? अवेदा नॉर्मल। नॉर्मल है ये, लाइट का पाथ है इससे दूर। अब वो मेरे हाथ में, इससे दूर में थोड़ा करूं, थोड़ा बेंड करूं या फिर ज्यादा बेंड करूं। मुझे कैसी इमेज बनानी है? रियल तो उधर बनती है, तो अगर रियल बनानी है तो मुझे ज्यादा बेंड करना चाहिए। अगर इसी में वर्चुअल बनानी होती तो मैं थोड़ा कम बेंड करके ऐसे ले जाके यहाँ इमेज बना देता। सेम वही कंडीशन, अल्फा बीटा गामा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में एंगल आई, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच में एंगल आर। लगभग सारे काम वही हो जाएंगे। एंगल गामा जो है वो अल्फा प्लस आई के इक्वल हो जाएगा और आर जो है वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। स्नेल्स लॉ लगा देना बस। स्नेल्स लॉ लगाते वक्त क्या ध्यान रखना? साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल? आई किस मीडियम में? N2 में। ध्यान सर, तो आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ और आर का, स्नेल्स लॉ उल्टा लगेगा क्योंकि N2 अब इधर हो गया। मैंने स्नेल्स लॉ पढ़ाते वक्त ही समझाया था कि भाई जिस मीडियम में इंसिडेंट एंगल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके क्रॉस में लिखो। है कोई डाउट? देख लो अगर हो तो। देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो मिरर की वजह से, क्योंकि अभी तो मिरर में पढ़ के आए हो कि लेफ्ट साइड वर्चुअल, मतलब लेफ्ट साइड रियल, इधर तुम्हारे डायग्राम के हिसाब से लेफ्ट रियल और इधर राइट वर्चुअल। बात समझो बिल्कुल सिंपल सी कि मिरर क्या है? मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं। तो जो लाइट इस पे डाली जाएगी वो हकीकत में इधर ही आएगी। कैसी लगा लो, किधर से ही डाल लो, ऐसे गई ऐसे आ गई, ऐसे गई ऐसे आ गई, रियलिटी में वो लाइट का इधर ही आना बनता है। अगर हम उसे पीछे मान रहे हैं तो वो सब कुछ इमेजनरी चल रहा है, वो हकीकत में कुछ नहीं हो रहा। हमने माना कि भाई ये पीछे जाती, तो मिरर के केस में इधर वाला सारा पोर्शन रियल बन जाता है और उधर का सारा वर्चुअल, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं ना। अंदर लाइट जाएगी, लाइट तो इससे टकरा के उल्टी आएगी किसी भी केस में, क्योंकि एक ऐसा मीडियम है ओपेक, पॉलिश हो गई ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। अभी अगर लेंस की या रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हो तुम, तो ये ट्रांसपेरेंट है, कांच का होगा, ग्लास का होगा, या पानी का होगा, लिक्विड का होगा, कैसा भी हो सकता है। तो लाइट इसमें जाएगी तो सीधी निकलनी है। इधर जो भी काम हो रहा है वो रियल में हो रहा है। और अगर किसी वजह से मुझे मानना पड़ा कि भाई इसका रिफ्रैक्शन हो गया और रिफ्रैक्शन होके मान लो ये ऐसे बैंड हो गई और इसे पीछे बढ़ा लो, तो जो मैं पीछे बढ़ा रहा हूँ वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इधर वाला सारा काम वर्चुअल। अगर इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस और लेंस दोनों में एक ही काम होता है, क्योंकि लेंस भी ट्रांसपेरेंट है, लेंस से लाइट पार निकलनी है, पार निकल रही है तो रियल है, तो तुम पीछे ला रहे हो तो वर्चुअल। इसमें उल्टा है मिरर में।
तो मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस और लेंस का याद रखना है डिफरेंस, कि मिरर के लिए इधर वर्चुअल इधर रियल है, जबकि इसके लिए इधर वर्चुअल इधर रियल, इधर रियल इधर वर्चुअल। लेंस का और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेम ही चलेगा, लेंस के लिए भी यही वाला चलेगा और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी यही चलेगा, जबकि मिरर के लिए ये रूल है। सर क्या कंफ्यूजन? और मैं तो कह रहा हूं एक बार रीजन समझ लो ना, क्यों भाई इसे रटो, लेफ्ट राइट कंफ्यूज होगे तुम, ऐसे ही पेपर में सोच नहीं सकते क्या? अगर तुम कंफ्यूज हो भी गए कि यार मिरर से तो टकरा के लाइट उल्टी आनी है, यानी जो बाहर जो काम हो रहा है मिरर के लेफ्ट ऑब्जेक्ट की साइड जो काम हो रहा है वो असलियत है, अंदर जो हम कर रहे हैं वो हम एज्यूम कर। यहाँ क्या है, लाइट को पार जाना ही पड़ेगा ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो यहाँ जो पार काम हो रहा है, जो पीछे की तरफ राइट साइड काम हो रहा है वो रियल में, इधर जो हम कर रहे हैं वो वर्चुअल कर रहे हैं, हम हो नहीं रहा, हम मान रहे हैं इस लाइट को पीछे बढ़ा लें, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? और कोई सा डायग्राम देख लो, ये है ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखना है, तो फिर से डेंसर इधर बनाओ, रेयर इधर बनाओ, और कॉन्वेक्स चाहिए, यानी कि कर्व ऐसा लो के गोले के अंदर डेंसर आए, और इमेज बनानी है वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से लाइट गई, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ, ये सेंटर, सेंटर से नॉर्मल बन गया, लाइट किधर जाएगी इस तरफ, इसे पीछे बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, इमेज। कैसी इमेज बन गई? वर्चुअल इमेज बन गई। कर देना, अंदर भी करवा दो, फैन भी अंदर भी करवाइए, पीछे भी कर दे, है कोई दिक्कत? देख लो अगर। नेक्स्ट, अब कॉनकेव के केस हैं। कॉनकेव मतलब ऐसा सरफेस जिसके अंदर रेयर आता हो, बाहर डेंसर आता हो। इस सरफेस के अंदर की तरफ क्या है, रेयर, तो मैं क्या बना रहा हूं, कॉनकेव। तो जो जहां सर्कल पूरा करोगे अंदर क्या मिलेगा, रेयर, और बाहर की तरफ क्या बना दिया, डेंसर। ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या बन गया, पोल। ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से जो लाइट गई वह ऐसे जानी थी सीधी, नॉर्मल कहां बनेगा, सेंटर इसका इधर है, सेंटर इधर है तो ये नॉर्मल बन गया, ठीक है। लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होनी है। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होनी, तो लाइट को इधर ही बैंड होना पड़ेगा, इधर किसी भी हालत में लाइट पीछे बढ़ा के यहां इमेज बना लेंगे, तो इसमें इमेज कैसी ही बनेगी हमेशा, रियल का केस ही नहीं है इसमें, तो दो केस बच गए, चार केस की जगह कॉनकेव में क्या रह गए, दो केस। एक बार ऑब्जेक्ट को रेयर में रख लो, एक बार डेंसर में, बनेगी वर्चुअली, तो रियल वाला केस खत्म। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं इसे उधर ही बैंड करूंगा, और उधर कितना ही कर लूं इमेज इधर ही बनेगी, इधर ला ही नहीं सकता, क्योंकि रेयर से डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल जानी है, और नॉर्मल इसका ऐसे जा रहा है, ऐसे भी ले जाते तो भी नॉर्मल से नीचे तो ला नहीं सकते, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ 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 बस, तब भी वो इधर ही बनती, तो वर्चुअल ही बनाता, कैसे ही कर लो। तो ये डायग्राम बन जाएगा, ऑब्जेक्ट वाला अल्फा, ये बीटा, ये गामा, एंगल आई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, एंगल आर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, यहां बना लो या यहां बना लो, वही ट्राइंगल लिया जाएगा, बीटा अल्फा जो है वो आर प्लस बीटा के बराबर होगा, ऐसे ही ये सॉरी गामा, गामा आर प्लस बीटा के बराबर, ऐसे ही गामा को अल्फा प्लस आई के बराबर लोगे, एक्सट्रा एंगल दोनों ट्राइंगल में गामा ही बनेगा, इस वाले में भी, एआईसी में भी और एओसी में भी, बिल्कुल सेम काम है। स्नेल्स लॉ लगा देना, n2 ये n2 अपन n1 बनेगा अब की बार, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेयर में रखा है। नेक्स्ट डायग्राम, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, डेंसर मीडियम में, अब डेंसर इधर चाहिए, रेयर इधर चाहिए, और सरफेस लिया जा रहा है कैसा, कॉनकेव, तो कॉनकेव के लिए ऐसा सरफेस बनाओ कि गोले के अंदर क्या है, रेयर। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, यहाँ रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट गई है उसका सीधा पाथ, नॉर्मल, सेंटर की बार इधर है, गोला इधर है तो सेंटर भी इधर, सेंटर इधर है तो नॉर्मल कहाँ जानी है, अब जा रही है डेंसर से रेयर, तो भी अवेदा नॉर्मल, यानी जानी इसे अब भी इधर ही पड़ेगा,
अब भी नीचे लाने का कोई चांस नहीं है, तो अब भी इमेज कैसी बनेगी, बस अल्फा बीटा गामा, ये आई, ये वाला आई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और ये आर लगा लो इधर, वही ट्रायंगल लेंगे, सब कुछ सेम होगा सिचुएशन। देखो एक बार जो लिखना हो ध्यान से बताओ मुझे, कोई दिक्कत है तो। अगर ये है क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ग्लास स्फीयर इज 15 सेंटीमीटर। एक ग्लास स्फीयर है, इसकी डायमीटर कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द स्फीयर, एक बीम जो है स्फीयर पे आके टकराई, विच कन्वर्ज एट पॉइंट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस, जो कि 30 सेंटीमीटर पीछे कन्वर्ज होती। मतलब अगर मैं एक स्फेरिकल सरफेस ले लेता हूं, इस पे हमने एक बीम इंसिडेंट कराई, ये तो बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने बीम इंसिडेंट करा दी, ठीक है। अब ये बीम ऐसी थी कि अगर बीच में स्फीयर ना आता तो ये स्फीयर से 30 सेंटीमीटर पीछे जाके मिल जाती। अब स्फीयर की डायमीटर कितनी दे रखी है, 15, तो डायमीटर 15 है, इसका मतलब यहां से 30 कहां बैठेगा, डायमीटर से भी उधर, यानी स्फीयर पार कर देगी ये बीम, ऐसा कुछ। और ज्यादा पीछे जाना था है? ऐसे इसका बना दो, तो अगर ये स्फीयर ना पड़ता तो ये दोनों बीम जाके कहां मिलती, इस पोल से कितनी दूर, 30 सेंटीमीटर दूर। स्फीयर की डायमीटर थी 15, तो बताना है इमेज फॉर्म कहां होगी, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो एक तरीके से इंसिडेंट रे जहां प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब तक ये जो हम पीछे डायग्राम बनाते आए हैं, यहां भी तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट रे यहां काट रही है, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हारे मन में डाउट ये आएगा कि भाई ऑब्जेक्ट से तो लाइट निकलती है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही है, इस डायग्राम के हिसाब से ऑब्जेक्ट पे लाइट आ रही है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो पीछे कहीं रखा होगा जहां से लाइट आ रही, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां काटेगी मैं वहीं ऑब्जेक्ट लेके चलता हूं, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां काटेगी, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब u मेरे पास आ गया, कितना आ गया, प्लस का 30, इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, वो भी राइट में, तो कैसी, प्लस 30। r हमारे पास कितनी आ गई, रेडियस भी इधर प्लस में ही है, तो ये सेंटर हो गया, यहां से यहां तक की रेडियस है, तो r भी कितनी है, प्लस का 15/2 सेंटीमीटर, ठीक है। v निकालना है, अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन लाइट रे आ तो रेयर मीडियम से ही रही है, यानी ऑब्जेक्ट रखा कहीं रेयर में, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अंदर ग्लास है उसका दे रखा 1.5, अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1/r, वैल्यू पुट कर दो, n2 क्या है 1.5, v निकालना है, n1 1, u 30, 1.5 माइनस 1 अपॉन r 15/2, तो कितनी आ जाएगी कैलकुलेशन करेंगे जब, 1.5/v माइनस 1/30, ये 0.5, 2 पहुंच गया ऊपर बाय 15, तो 1.5/v इसे उधर भेज दो, तो इधर आके 1/30 प्लस का और प्लस का ही हो गया 1/15, इसका एलसीएम बैठेगा 30, 1 + 2 1.5/v, तो 1.5/v की वैल्यू आ गई 3/30, यानी
1/10, v आ गया 15। 15 का मतलब ये लाइट रेज यहां आके इंसिडेंट हो जाएंगी। ये 15 तो डायमीटर बैटरी है पूरी, यहां इमेज बनेगी। क्लियर है बात? दिक्कत कहां आएगी तुम्हें? जब कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जब उसका v 15 से ज्यादा हो, मान लो इसका v 15 की जगह 10 आ जाता तो कोई दिक्कत ना आती, यहाँ कट जाती, यहाँ इमेज बन जाती। 10 की जगह 5 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डायमीटर से फालतू आ गया तो ये लाइट रेज यहाँ आती और फिर रिफ्रैक्शन होता, और फिर रिफ्रैक्शन होगा तो दोबारा से फॉर्मूला चलेगा, और अब की बार सारा फॉर्मूला भी बदल जाएगा, क्योंकि अब लाइट रेज कहां से आ रही है? डेंसर से, और जा कहां रही है? रेयर। तो फॉर्मूला चलता जो ऑब्जेक्ट डेंसर वाले केस वाला है वो, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं इसमें करवा देता हूं ताकि तुम घर जाके जब करो तो हो जाए। एक क्वेश्चन ये है 19, ए सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ रेडियस ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। एक मेरे पास सनशाइन रिकॉर्ड करने का ग्लोब है जो सनलाइट को रिकॉर्ड करता है, और इस ग्लोब की जो डायमीटर है वो 30 है, डायमीटर 30, यानी रेडियस है कितनी? 15। इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाहर तो एयर है तो इसका 1, ग्लास का 1.5। ए रे एंटर्स द ग्लोब पैरेलल टू द एक्सिस, एक लाइट रे ग्लोब के पैरेलल, ए रे एंटर द ग्लोब पैरेलल टू द एक्सिस के पैरेलल आई, तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे तुम, उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे एंटर करती है। पोजीशन बताओ, एंड नहीं फाइंड होगा, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से वो बतानी है कि इमेज कहां बनेगी। वेयर द रे क्रॉसेस द एक्सिस, जहां ये रे एक्सिस को क्रॉस करेगी, यहां से कहां से। तो मेरे पास u क्या है? पैरेलल लाइट कभी भी कहां से आती है? तो u हमारे लिए इन्फिनिटी, क्योंकि और इंसिडेंट रे कभी प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी नहीं, तो u हो गया इन्फिनिटी। n2 n1 है r है, ये पोल हो गया p1 एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करते हैं तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फॉर्मूला लगा दो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। बस पहला सरफेस है तो v1 और u1 ले लो। n2 है 1.5, v मुझे निकालनी है v1, ये हो गया 1, u1 हो गया इन्फिनिटी 1.5 माइनस 1 अपॉन r, r उधर जा रही है प्लस में तो 15, ये 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता, 0.5 बाय 15, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 3 जा 15, v1 की वैल्यू आ गई 45, यानी इमेज बनेगी पहले सरफेस की 45 सेंटीमीटर दूर, और डायमीटर कुल कितनी है? 30 है। तो इसका मतलब है जो इमेज बनेगी वो लाइट रे ऐसे जाएगी कुछ, यहां आके टकराएगी, लेकिन अगर यहां से हम सीधी ले जाते तो लाइट कुछ ऐसे आ जाती। ठीक है, कि रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट रे यहां तक आई, यहां आके टकराई, उसके बाद अगर रिफ्लेक्शन ना होता दोबारा तो जाती यहां, यानी यहां पे इमेज बनती पहले सरफेस की। किसकी इमेज बनती? पहले सरफेस की। अब ये पहले सरफेस की इमेज दूसरे के लिए क्या काम कर रही है? दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का, क्योंकि दूसरे सरफेस को देखो, अब इसे पहले को भूल जाओ, पीछे वाले को सब भूल जाओ, इसे देखो ध्यान से, इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस जहां काटेगी वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इस दूसरे वाले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये पोल, दूसरा पोल मान लो P2, ये जो डिस्टेंस आई है ये आई है 45, डायमीटर है 30, तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी क्या बन गई, जिसे मैं U2 बोलूंगा, U2 कितनी बन गई? 15, 45 में से 30 घटा दो, ये रेडियस है इधर, पहले वाले की रेडियस ये थी, पहले वाले की रेडियस प्लस में थी, अब की वाले की रेडियस माइनस में ली जाएगी, और अब लाइट आ रही है डेंसर से, तो फॉर्मूला चलेगा डेंसर से रेयर वाला, एट सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे देखें तो फॉर्मूला चलेगा n1 बाय v2 माइनस n2 बाय u2 इक्वल्स टू n1 माइनस n2 बाय
आर। n1 है 1, v2 हम फाइंड करना चाह रहे हैं, n2 है 1.5, u2 आ गई 15, 1 माइनस 1.5 और रेडियस आ गई माइनस की 15। 15 तो थी लेकिन पोल से इधर है तो माइनस की 15। पॉइंट हटा दोगे ये आ जाएगा 10, 1/v2 इक्वल टू ये 1/10 उधर जाके प्लस का हो गया, ये माइनस का 0.5 और माइनस का 1 पॉइंट मतलब माइनस का 15, ये हट गया। पॉइंट हटाओगे 150, 5 30, तो 1/10 प्लस 1/30 बचा, तो इसका एलसीएम आया 30, 3 प्लस 1, तो v2 की वैल्यू आ गई 30/4 यानी 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बनी है वो ऐसे कहीं बन गई होगी 7.5 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर क्या लिखोगे? आंसर पूछा था सेंटर से कितनी दूर बनेगी इमेज, तो सेंटर से बनेगी 15 और 7.5 जोड़ दो, कितना हो गया 22.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर हो रही है बात? देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ, बाकी जितने क्वेश्चन ये दिए हैं ट्राई करना, नहीं होते तो पूछना, फिर ये है 18 है 17 सब हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, अभी इन्हें नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है A small air bubble in a glass sphere of radius 2 cm appear to be 1 cm from the surface when looked at along a diameter। एक मेरे पास ग्लास स्फीयर है और एयर बबल इसके अंदर, इसकी रेडियस 2 दे रखी है, रेडियस लिख दूं पहले मैं। एक स्मॉल एयर बबल जो एपियर हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर दूर हो रहा है, यानी उसकी जो इमेज बन रही है वो 1 सेंटीमीटर दूर बन रही है सरफेस से, जब उसे देखा गया डायमीटर के अलोंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया डेंसर मीडियम का, रेयर का नहीं दिया तो अंडरस्टूड सी बात है वो एयर हो जाती है 1। तो हम डायमीटर बना लें इसकी, यहाँ पे कोई ये सेंटर है, यहाँ पे कोई इसका वो रखा होगा एयर बबल, उस एयर बबल से क्या निकल रही होगी, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगी लाइट रे, और लाइट रे सरफेस पे स्ट्राइक करके क्या होगी रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन ही तो पढ़ रहे हैं हम, तो इसका ओरिजिनल पाथ हो गया। और अगर मैं यहां से एक लाइट ड्रॉ करता हूं सी से तो क्या बन जाती है नॉर्मल, ये बन गई नॉर्मल। और लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, ये है डेंसर मीडियम, बाहर है रेयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसका n, तो डेंसर से रेयर जा रही है तो किधर बैंड होती है आवेदन होती है, तो ये नॉर्मल है, ये लाइट का पाथ है, इससे अवे जाएगी यानी लाइट ऐसे जाएगी कुछ ऐसे, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। इसे अगर पीछे बढ़ाते हैं तो जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी वो क्या बनेगी इमेज, ये इमेज बनेगी। कोई डाउट? अब इस इमेज की दूरी दी है पोल से, कितनी दी है v 1 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलोगे तो माइनस का 1 लेनी पड़ेगी। निकालनी क्या है u, r हमें पता है तो इस हिसाब से r भी कैसी लेंगे माइनस का 2, r जो थी ये -2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है डेंसर मीडियम में, रिफ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला चलेगा अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन एट, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही लिख दे क्योंकि सबका सेम ही है, n1/v माइनस n2/u इक्वल टू n1 माइनस n2/r, वैल्यू पुट कर दो, v है -1,
N2 1.5, U है फाइंड करना है 1 माइनस 1.5 बाय R -2। तो ये -1 माइनस 1.5 बाय U, ये -0.5 बाय -2। तो -1 इसे इधर ले आओ तो -1/4 और ये उधर चला जाएगा, तो 1.5 बाय U प्लस का हो गया -5/4। तो U की वैल्यू आ गई 6/5 माइनस का, यानी -1.2 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत लग रही है? कुछ मुश्किल है? वही फॉर्मूला लग रहा है जो बताया था, बस थोड़ा सा मुश्किल ये पड़ता है लैंग्वेज पढ़ के समझना कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, कैसे प्लस माइनस वगैरह कैसे कैसे लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पूछ रहे थे तुम, किसने पूछा था? तुमने पूछा था 20? छवि ने। देखो जरा एक बार। ए पैरेलल बीम फॉल्स ऑन अ सॉलिड ग्लास स्फीयर, नॉर्मल इंसिडेंट। एक सॉलिड ग्लास स्फीयर है, इस पे एक पैरेलल बीम इंसिडेंट कराई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल बीम डाल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द आउटर एज, आउटर एज से जहां इमेज बनेगी वो दूरी इतनी प्रूफ करनी है। तो प्रूफ का क्वेश्चन है, टॉपिक सारा यही है, बस डिजिट डिजिट की जगह अब सारा काम प्रूफ में जा रहा है। ज्यादा दूर जा रहा है। तो पहले सरफेस पे लाइट रिफ्रैक्ट होके ऐसे कुछ पड़ती। तो अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें पहले, एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, U1 है इन्फिनिटी, लाइट आ रही है बहुत दूर से कहीं पैरेलल, U1 क्या हो गया, इन्फिनिटी। ये पोल है P1, ये दूसरा पोल P2, और यहां सेंटर C कर लो, ये रेडियस R। रेडियस जो है वो प्लस की R ली जाएगी पहले सरफेस के लिए। U हो गया माइनस का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो खैर कोई दिक्कत नहीं साइन की, V निकाल लो यहां से, N2 बाय V माइनस N1 बाय U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय R। N2 है क्वेश्चन के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, ये रहा, ठीक है, म्यू दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया N2, N2 हो गया म्यू बाय V, निकालना है, N1 1 है, U है इन्फिनिटी, म्यू बाय -1 बाय R, R भी प्लस की हो गई, तो ये तो जीरो हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो म्यू बाय V इक्वल टू म्यू -1 बाय R, यहां से V की वैल्यू आ गई म्यू R बाय म्यू -1, ये आई V की वैल्यू, ये V1 आई पहले सरफेस के लिए, ये वाली डिस्टेंस V1, यहां पे बनी पहली इमेज। यानी अगर ये दूसरा सरफेस ना होता, मानो सारा एक सा होता आगे डेंसर, तो लाइट यहां से आती है ऐसे टकरा के यहां पहुंच जाती, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब लाइट यहाँ तक आ तो रही है, पर यहाँ आके उसे दोबारा से रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो दूसरे सरफेस के लिए कैसी लाइट है, इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जहां प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है वहां बनता है ऑब्जेक्ट, यानी दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, यानी दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे सरफेस के लिए U2 होगा, ये क्या होगा, U2। तो U2 कैसे निकले, V1 में से क्या माइनस कर दूं, 2R, पूरे V1 में से अगर 2R घटा दोगे तो U2 बच जाएगा, और V1 कितना आया, म्यू R बाय म्यू -1 -2R, R कॉमन ले लो, म्यू बाय म्यू -1, और एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 2 म्यू प्लस 2,
तो ये आ जाएगा 2 माइनस म्यू बाय म्यू माइनस 1। ये आ गई U2 की वैल्यू। किसकी? U2। अब दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की अगर बात करें तो वहां फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि अब लाइट रे कहां से आ रही? डेंसर से रेयर वाला N1 बाय वी माइनस N2 बाय यू इक्वल टू N1 माइनस N2 बाय आर। लेकिन अब V2 और U2 चलेंगे। तो N1 तो कितना था? 1। तो सर 1 रख लिया, अपॉन V2 निकालना ही है, माइनस N2 कितना है? म्यू। U2 की वैल्यू ये रही, R 2 माइनस म्यू बाय म्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू N1 माइनस N2 अपॉन R। लेकिन R अब यहाँ कैसा लेना है? क्योंकि दूसरे सरफेस के लिए रेडियस लेफ्ट में पड़ रही है। क्या आएगी वैल्यू? इसे ऊपर भेज दो, अगले पेज पे लिख ले आराम से। 1 अपॉन V2 माइनस म्यू, और ये इसके इंटू में जाएगा नीचे से, तो म्यू माइनस 1 हो गया, अपॉन R 2 माइनस म्यू, और इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर। इस माइनस, ऊपर से माइनस को मैंने काट दिया, तो म्यू माइनस 1 हो गया। V2 निकालना है, इसे उधर भेज दो। 1 अपॉन V2 की वैल्यू म्यू माइनस 1 बाय आर प्लस म्यू माइनस 1 बाय आर 2 माइनस म्यू। अगर यहां से म्यू माइनस 1 कॉमन ले और आर भी कॉमन ले ले, तो ये हो गया 1 प्लस म्यू बाय 2 माइनस म्यू, म्यू माइनस 1 बाय आर 2 माइनस म्यू प्लस म्यू, ये कट गया, तो 2 म्यू माइनस 1 बाय आर 2 माइनस म्यू। क्या यही प्रूफ करना था? आर 2 माइनस म्यू बाय 2 म्यू माइनस 1 उल्टा आ रहा, क्योंकि अभी क्या चल रहा है? 1 अपॉन V2। V2 निकालोगे तो क्या करोगे? इसका रेसिप्रोकल, तो V2 आ जाएगा R 2 माइनस म्यू बाय 2 म्यू माइनस 1। ये आंसर। देखो जल्दी और मुझे बताओ अगर कोई दिक्कत लग रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। आमिर का नेक्स्ट डाउट 22। A small object is 2 centimeter below the concave meniscus in a test tube। जैसे तुमने कोहेसिव एडहेसिव फोर्स पढ़े होंगे। कोहेसिव फोर्स तो सेम मॉलिक्यूल के पार्टिकल सब आपस में रहना चाहते हैं। वाटर ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप में होती है, और कांच के गिलास में पानी डाल दो तो चिपकता है गिलास पे, वो एडहेसिव फोर्स की वजह से चिपकता है, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की सब्सटेंस अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी ऐसे ही होता है कि जब टेस्ट ट्यूब में कुछ भी लिक्विड डाला तो उस पर चिपक गया, तो थोड़ा सा शेप ऐसी बना लेगा ऊपर की तरफ। ऐसे कुछ बना दिया मैंने। इसमें जो लिक्विड है वो कुछ ऐसा होगा, वो इस कांच से चिपकेगा थोड़ा। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। डेंसर मीडियम का, बाहर एयर है, उसका हो गया 1। वो कह रहे हैं कि यहां इस कॉनकेव मेनिस्कस से 2 सेंटीमीटर नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, और ऑब्जेक्ट यहां रखा है 2 सेंटीमीटर नीचे। तुम्हें बताना है अगर इसकी रेडियस 5 mm, अगर इस गोले की, जो गोला पूरा होता है उसकी रेडियस 5 mm, तो पोजीशन बताओ इमेज की। इमेज कहां बनेगी? 5 mm का मतलब हो गया 0.5 सेंटीमीटर। तो ये कंफ्यूजिंग हो गया क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने डायग्राम हमें टेस्ट ट्यूब का दे दिया।
चलो अब समझ जाना ऐसे ही। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, मैं चाह रहा था तुम्हें बताना कि इस डायग्राम का कि ऐसे बनता डायग्राम तो सबके समझ में आता, लेकिन ऐसे तुम पूछते कि लिक्विड रुकता ना, तो ये लिक्विड जो शेप में ऐसे रुका हुआ है वो रुकता थोड़ी, ऐसे करते ही तो ट्यूब का लिक्विड बह जाता नीचे, ठीक है। लेकिन अगर मानो ऐसा एज्यूम कर लो कि लिक्विड यहाँ रुक गया, तो ये डायग्राम ऐसे देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ये कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं ना। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई u, इधर ये हो गया, इधर रेडियस इधर गई, इमेज इधर भी बनेगी, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है, तो हम सब चीज देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में आते ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे सपोज कर लो कि डायग्राम यू घुमाओ, और तब तुम आराम से यू कह सकते हो कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा, फॉर्मूला चलेगा n1/v - n2/u इक्वल टू n1 - n2/r। n1 हो गया 1, n2 हो गया कितना 4/3, 4/3, u हो गया 2 माइनस का 1 - 4/3 और r हो गया 0.5, तो 1/v आ गया ये प्लस का 2/3 -1/3 इंटू 0.5, पॉइंट हटा के 5 2 10 -2/3, तो 1/v की वैल्यू हो गई -2/3 -2/3 यानी -4/3, और v हो जाएगा -3/4 यानी माइनस का 0.75। तो ये इमेज डिस्टेंस -0.75 यानी इमेज यहीं बनेगी। ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी, यहाँ सेंटर हो गया मान लो इस गोले का, तो ये बन गई नॉर्मल, ठीक है। लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, तो किधर बैंड होगी, ये पाथ है, अब इधर नॉर्मल, ऐसे इमेज बनेगी। तो यहाँ कहीं इमेज बन रही, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ चमकेगी जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आ गया -0.75। नेचर ही पूछा है, तो नेचर कैसा होगा, ऑब्जेक्ट की साइड वर्चुअल हो गया,